स्टोरी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यानी 1942 में होती है, जहां पर अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप जैसे देश जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे, क्योंकि अडोल्फ हिटलर पूरी दुनिया में नाजिज्म फैलाना चाहता था। और यहाँ पर अडोल्फ हिटलर और जर्मनी की मदद की थी हाइड्रा संगठन ने। हाइड्रा संगठन के लीडर का नाम जॉन श्मिट था, जो कि एक कट्टरवादी था। साथ ही यहाँ पर हाइड्रा के लिए एक साइंटिस्ट काम करते थे जिनका नाम था अब्राहम एर्स्किन, जिन्होंने सुपर सोल्जर नाम का एक सीरम बनाया था, लेकिन वो सीरम तैयार नहीं था। पर क्योंकि श्मिट ताकत का भूखा था, इसीलिए उसने बिना परखे उस सीरम को अपने अंदर लगा लिया, जिससे उसके सोचने समझने की क्षमता बढ़ गई, उसकी शक्तियाँ बढ़ गई, साथ ही साथ उसके अंदर जो बुराई थी वो भी बढ़ गई। इसके बदले में उसने अपने पूरे चेहरे को जला हुआ पाया और अब इसका नाम रेड स्कल पड़ गया। और यही हमारी कहानी का मुख्य विलन है। अब श्मिट अपने चेहरे पर नकाब लगाकर पूरी दुनिया के सामने इंसान बनने का ढोंग करता है और अपने डॉक्टर आर्निम जोला के साथ टेसरैक्ट की खोज कर लेता है। दरअसल टेसरैक्ट अनंत ऊर्जा का एक स्रोत था, जिसे इंसान देवताओं की चीज मांगते थे, लेकिन श्मिट जानता था ये एक साइंटिफिक चीज है और अगर इस पर उन लोगों ने काबू पा लिया तो उनके पास अनंत ऊर्जा होगी। और आर्निम जोला एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो टेसरैक्ट की सारी ऊर्जा को अलग अलग बैटरीज में भर लेती है, जिससे हाइड्रा जर्मनी के लिए ऐसे हथियार बना लेता है जिनकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। और अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप जैसे देश जर्मनी के सामने नहीं टिक पाते। दूसरी तरफ अमेरिका में भी बहुत सारे जवान अपने देश के लिए सेना में भर्ती हो रहे थे। इन्हीं में से एक जवान का नाम होता है स्टीव रॉजर्स, जो बहुत ज्यादा दुबला पतला होता है और यही हमारी कहानी का हीरो है। स्टीव एक बहुत बड़ा देशभक्त है और अगर कभी भी कोई उसके सामने उसके देश की बुराई करता है तो वो उनसे जाकर भिड़ जाता है। इसी वजह से उसकी बार बार पिटाई भी होती है। और यहाँ पर उसका दोस्त इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम बकी बार्न्स होता है, जो कि अब एक सार्जेंट बन चुका है और 107वीं बटालियन में ब्रिटेन जा रहा है। लेकिन जाने से पहले अपने दोस्त स्टीव के साथ मजे करना चाहता है, इसीलिए वो उसे वर्ल्ड एक्सपोजिशन ऑफ टुमारो में ले जाता है, जहाँ पर मिलिट्री और शील्ड ऑर्गेनाइजेशन मिलकर नए लोगों और जवानों को आकर्षित करते हैं और उन्हें सेना में भर्ती होने के बहुत सारे फायदे बताते हैं। यहाँ पर हावर्ड स्टार्क इंट्रोड्यूस होता है, जो भविष्य में टोनी स्टार्क का पिता बनेगा। यहाँ पर वो नई टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करता है। साथ ही यहाँ पर मिलिट्री का एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसे स्टीव ज्वाइन कर लेता है। बकी उसे बताता है कि वो बार बार रिजेक्ट हो चुका है और उसे यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन स्टीव किसी तरह उसे मना लेता है। अब बकी यहाँ से ब्रिटेन के लिए चला जाता है। यहाँ पर डॉक्टर अर्स्काइन आ जाते हैं, जो कि अमेरिकन मिलिट्री के साथ अब मिल चुके हैं और वो स्टीव पर नजर रख रहे होते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कि स्टीव का जज्बा एक सच्चे नागरिक की तरह है, जो कभी भी अपने देश को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन अभी उन्हें स्टीव पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है। इसीलिए सबसे पहले तो जब स्टीव मिलिट्री का टेस्ट देता है तो यहाँ पर अर्स्काइन उसे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर स्टीव की तरह ही बहुत सारे रिक्रूट्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ये सभी सुपर सोल्जर्स प्रोग्राम के लिए बुलाए जाते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम की सुपरवाइजर पेगी कार्टर भी इंट्रोड्यूस होती है, जो इन सारे सोल्जर्स की ट्रेनिंग करवाएगी और उसकी मदद के लिए यहाँ पर कर्नल फिलिप्स हैं, जो इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। यहाँ पर इन सभी की फिजिकल और मेंटल टेस्ट ली जाती है, जहाँ पर स्टीव सारी फिजिकल टेस्ट में फेल हो जाता है, लेकिन सारी मेंटल टेस्ट को वो पार कर लेता है और सबसे ज्यादा दिमाग उसी के पास होता है। लेकिन अब भी कर्नल फिलिप्स को स्टीव पर भरोसा नहीं है, लेकिन अर्स्काइन को स्टीव पर पूरा भरोसा। इसीलिए उनकी आखिरी एग्जाम के रूप में वो लोग एक ग्रेनेड को उन सभी के सामने फेंकते हैं, जिससे सारे लोग छुप जाते हैं, लेकिन स्टीव उस ग्रेनेड के ऊपर कूद जाता है ताकि किसी और की जान को खतरा न हो, जिससे वहाँ पर खड़े हुए सारे लोगों को स्टीव पर भरोसा हो जाता है। साथ ही पेगी कार्टर भी स्टीव से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। अब स्टीव को उस प्रोग्राम के लिए चुन लिया गया है और यहाँ पर स्टीव अर्स्काइन से पूछता है कि आखिर उन्होंने स्टीव को ही क्यों चुना। तब हमें अर्स्काइन के जरिए पता चलता है कि इस सुपर सोल्जर सीरम से हम सिर्फ ताकतवर नहीं बनते, बल्कि ये हमारे गुणों को भी बढ़ाता है, यानी अच्छा महान बनेगा और बुरा बेकार। इसी वजह से रेड स्कल इस दुनिया को बर्बाद करना चाहता है और स्टीव इस दुनिया को बचाएगा। यहाँ पर स्टीव को प्रोग्राम में ले जाया जाता है और इस प्रोग्राम को देखने के लिए मिलिट्री के बहुत सारे हाई ऑफिसर्स आते हैं, ताकि अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाता है वो इस प्रोग्राम को अमेरिका के और सोल्जर्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और देखते ही देखते स्टीव पर वो सीरम काम करता है और
और दुबला पतला सा स्टीव मस्कुलर बॉडी का मालिक बन जाता है। यहाँ पर प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने के बाद धमाका होता है और हमें पता चलता है कि इन ऑफिसर्स में एक हाइड्रा का एजेंट है जिसे रेड स्कल ने भेजा था अर्स्काइन को मारने के लिए, और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है और आखिरी बची सुपर सोल्जर सीरम को चुरा कर भाग जाता है। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका उसका पीछा करते हैं और वो सीरम डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो आदमी भी सुसाइड कर लेता है। अब अमेरिका के पास कोई सुपर सोल्जर सीरम नहीं है, इसीलिए वो स्टीव को मिलिट्री में न भेजकर एक प्रोग्राम का लीड एक्टर बना देते हैं जिसका नाम होता है कैप्टन अमेरिका। यहाँ पर स्टीव को स्टेज पर जाकर अडोल्फ हिटलर को मारना होता है और जर्मनी से लड़ाई की बातें करनी होती है, और देखते ही देखते स्टीव बच्चे और बूढ़ों में बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं और पूरे अमेरिका में उनका पर्चा लहराता है। और देखते ही देखते साल गुजर जाता है और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि रेड स्कल अब जर्मनी की आर्मी को भी धोखा दे चुका है और अब वो खुद इस पूरी दुनिया में हाइड्रा संगठन के जरिए कब्जा करना चाहता है। और यहाँ स्टीव जो फेमस हो चुका है और अमेरिकन उसकी इज्जत भी करते हैं, वो अपने काम से अनसेटिस्फाई है क्योंकि उसे अपने देश की रक्षा करनी थी जान की बाजी लगाकर, और अब वो यहाँ पर इन लोगों को हंसाने का काम कर रहा है। और यहाँ एक दिन कर्नल फिलिप्स उसे बताते हैं कि उनके बेस से कुछ दूर इटली में उनके बहुत सारे सोल्जर्स को पकड़ लिया गया है और मार दिया गया है। उसमें स्टीव का वो दोस्त भी है जो कभी इंग्लैंड चला गया था। स्टीव यहाँ पर बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है, लेकिन वो मन बना लेता है कि वो वहाँ जाकर उन सारे लोगों को छुड़ा कर लेकर आएगा, और वो ऐसा ही करता है। पेगी कार्टर और हावर्ड स्टार्क की मदद से वो उस एरिया में पहुँच जाता है और किसी तरह अपने सोल्जर्स को छुड़ाकर अपने दोस्त बकी को भी ढूंढ लेता है। यहाँ पर उसे एक मैप भी दिखता है जिसमें हाइड्रा संगठन के सारे बेस की जानकारी होती है, जिसे वो याद कर लेता है और यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी रेड स्कल ये सारी घटनाएं देख लेता है, इसीलिए वो इस बेस को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का फैसला करता है और कुछ ही देर में ये जगह धमाके से उड़ने लगती है। यहाँ पर स्टीव और रेड स्कल आमने सामने भी आते हैं, लेकिन रेड स्कल और स्टीव दोनों को ही इस जगह से निकलना पड़ता है। यहाँ पर स्टीव अपने उन सारे सोल्जर्स और अपने बेस्ट फ्रेंड बकी के साथ मिलिट्री के कैंप पर आ जाता है, जहाँ पर कर्नल फिलिप्स और पेगी कार्टर उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। और अब स्टीव मिलिट्री को उन सारे कैंप्स की जानकारी देता है जो उसने उस मैप में देखी थी, और अब पेगी कार्टर उसे एक डांस के लिए ऑफर करती है, जिसे स्टीव हाँ कर देता है और वो कहता है कि जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी तो वो और पेगी कार्टर साथ में डांस करेंगे। यहाँ पर स्टीव और बकी बहुत सारे सोल्जर्स के साथ मिलकर हाइड्रा के बहुत सारे कैंप्स में हमले करते हैं और उन्हें जीतना शुरू कर देते हैं, और इसी तरह वो रेड स्कल के साइंटिस्ट डॉक्टर आर्निम जोला की ट्रेन तक भी पहुंच जाते हैं, जहां पर कैप्टन अमेरिका और उनका दोस्त बकी बार्न्स वहां पर जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक हादसे में बकी बार्न्स उस ट्रेन से कई फीट नीचे गिर जाता है और कैप्टन अमेरिका को लगता है कि उन्होंने उसे खो दिया, लेकिन वो किसी तरह आर्निम जोला तक पहुंच जाते हैं और उन्हें मिलिट्री के हवाले कर देते हैं। और अब धीरे धीरे रेड स्कल हारता जा रहा है और कैप्टन अमेरिका पूरे अमेरिका में फेमस हो चुके हैं अपने इस साहस के लिए। और अब आर्निम जोला मिलिट्री को बताता है कि रेड स्कल दरअसल एक हावरक्राफ्ट यानी एक बहुत बड़ा प्लेन बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो न्यूयॉर्क को उड़ा देगा और अपनी जीत का परचम लहराएगा। यहाँ पर हावर्ड स्टार्क के हाथ आर्निम जोला की वो तकनीक और वो सारे हथियार लग जाते हैं जिन पर वो परीक्षण करता है, जिनसे अमेरिका को भी बहुत सारी ऊर्जा मिल पाती है। दूसरी तरफ रेड स्कल प्लान बना चुका है कि वो अपने एयरक्राफ्ट से इस पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। यहाँ पर स्टीव उसके बेस पर अटैक कर देता है, लेकिन क्योंकि वो अकेले थे रेड स्कल उन्हें बंदी बना लेता है। लेकिन ये स्टीव का एक प्लान था और देखते ही देखते यहाँ पर बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स अटैक कर देते हैं और अपनी हार देखते हुए रेड स्कल उस हावरक्राफ्ट में बैठ जाता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन पेगी कार्टर और कर्नल फिलिप्स की मदद से किसी तरह उसका पीछा करता है और पेगी को एक अलविदा कहकर उसके पीछे लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि शायद वो वापस न आ पाए। यहाँ पर वो किसी तरह उसके प्लेन में पहुंच जाता है और रेड स्कल कैप्टन पर बहुत सारे हमले करता है, और इन दोनों की बीच में हुई हाथापाई की वजह से कैप्टन अमेरिका उसे प्लेन के इंजन पर फेंक देते हैं, जिससे वो मशीन खराब हो जाती है और टेसरेक्ट बाहर आ जाता है। टेसरेक्ट को बचाने के चक्कर में रेड स्कल उसे अपने हाथ में ले लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पोर्टल जैसी चीज खुल जाती है और रेड स्कल वहाँ से कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है और वो प्लेन न्यूयॉर्क की तरफ गिरने वाला होता है। लेकिन स्टीव किसी तरह उस प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर वो नाकाम होते हैं और यहाँ पर वो पेगी कार्टर से भी बात करते रहते हैं ताकि उन्हें आगे के निर्देश मिल सके। लेकिन पेगी कार्टर उन्हें बताती है कि शायद वो कुछ कर सके, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा। इसीलिए स्टीव फैसला करते हैं कि वो उस प्लेन के साथ ओशन में क्रैश करेंगे, जिससे अमेरिका की जान बच जाए, और इसी के साथ वो उस प्लेन को क्रैश करा देते हैं। और पेगी कार्टर और मिलिट्री को लगता है कि अब स्टीव नहीं रहे। साथ ही हाइड्रा संगठन और
जर्मनी की हार होती है और अमेरिका ये वॉर जीत जाता है। और अब हावर्ड स्टार्क को समुद्र में टेसरेक्ट मिल जाता है जिस पर वो प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका में अब शांति आ चुकी है और स्टीव कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। और इसी के साथ कई साल बीत जाते हैं और अब हमें देखने को मिलता है ग्लेशियर्स में कुछ लोगों को एक अजीब सी चीज मिलती है जिसे देखने के लिए शील्ड के ऑफिसर आते हैं। यहाँ पर उन्हें कैप्टन अमेरिका मिलते हैं जो कि जिंदा होते हैं, पर वो अपना आपा न खो दे इसीलिए शील्ड वाले उनके सामने एक नाटक करते हैं। लेकिन कैप्टन अमेरिका तुरंत समझ जाते हैं कि उनका वक्त नहीं है और वो उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं। और शील्ड के हेडक्वार्टर से बाहर आकर जब वो देखते तो उनके सामने एक नई दुनिया होती है, क्योंकि अब साल होता है 2012 का। और अब यहाँ पर कैप्टन अमेरिका की मदद के लिए शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी भी आ जाते हैं, जहाँ पर वो कैप्टन को बताते हैं कि आप एक बहुत लंबी नींद में थे, यानी स्टीव 70 साल से सो रहे थे और समय बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था। अंत में हमें देखने को मिलता है कि स्टीव अब इस नई दुनिया में रहने की कोशिश कर रहे हैं और निक फ्यूरी उन्हें एक नया मिशन देते हैं। वो उन्हें एवेंजर्स इनिशिएटिव की बात बताते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.5। इस मूवी का बजट था $140 मिलियन और इस मूवी ने कमाई की थी $370 मिलियन। वी होप यू लाइक द स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।